अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे देश में कहीं कोई चुनाव होते हैं और रिजल्ट आता है, जो पार्टियां चुनाव हारती हैं वो ईवीएम पर दोष देने लगती हैं और ईवीएम में गड़बड़ी की बात करने लगती हैं, हैकिंग की बात करने लगती हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो पार्टी अभी केंद्र में सत्ता में है ना, एक समय ये भी ईवीएम का विरोध करती थी और देश भर में आप देखिए रैलियां की थी ईवीएम के विरोध में इसने। तो आज हम लोग ईवीएम के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपके वो सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को मिल जाएंगे। एक बार पहले आप लोग ईवीएम देख ही रहे हैं और आप लोगों की उम्र अगर 18 साल हो चुकी है तो आपने देखा होगा कि वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे और इस तरह की मशीन होती होंगी। वहाँ आप देखते होंगे कि आप वोट क्या बटन दबाते होंगे और यहाँ सामने आप देखते हैं कि जिस उम्मीदवार जिस चिन्ह पर आपने क्या दिया होता है वोट, वो आप लोगों को पर्ची दिख जाती है। इसे कहते हैं VVPAT और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रायल भी कहते हैं इसे हिंदी में, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल के नाम से जानते हैं इसे। तो सबसे पहले बात आती है ईवीएम की कि आखिर ईवीएम क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, ईवीएम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दो यूनिटों से तैयार किया गया है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को केबल से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रखी जाती है और बैलेटिंग यूनिट को मतदाताओं द्वारा मत डालने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में के भीतर रखा जाता है और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि मतदान अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि कर सके। और ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदान पत्र जारी करने के बजाय मतदान अधिकारी बैलेट बटन को दबाएगा और जिससे मतदाता अपना मत डाल सकता है। मशीन पर अभ्यर्थी के नाम और या फिर प्रतीक की एक सूची उपलब्ध होगी और जिसके बराबर में नीले बटन होंगे और मतदाता जिस अभ्यर्थी को वोट देना चाहता है उसके नाम के बराबर में दिए बटन को दबा सकते हैं। यहाँ आप लोग इसे दबा सकते हैं, ठीक है। और ये सब आप लोगों ने देखा होगा। अब बात आती है कि भारत में कब शुरू हुई ईवीएम से वोटिंग। तो आप देखिए साल 1998 में पहली बार ईवीएम से चुनाव करवाने पर सहमति बनी। इसके बाद प्रायोगिक तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों में ईवीएम से चुनाव करवाए गए थे और साल 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर और फिर फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 45 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुए थे। 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में सभी विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए थे। इसके बाद से सभी चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि 543 सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुए थे। मतदान के लिए 10 लाख से अधिक ईवीएम का इस्तेमाल भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और अन्य देशों में कैसे होता है चुनाव, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग रहा है। एक तरफ कई देश चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप के कुछ देश ऐसे भी हैं जो ईवीएम सिस्टम के इस्तेमाल से दूर जा रहे हैं। और दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में चुनाव किसी न किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। साल 1998 में इस सूची में भारत का नाम भी जुड़ा था। भारत ने आप देखिए जॉर्डन हो, मालदीव हो, नामीबिया, मिस्र, भूटान, नेपाल को ईवीएम से संबंधित तकनीकी सहायता भी दी है, जिनमें भूटान, नेपाल और नामीबिया भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। आप समझ रहे हैं, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है अमेरिका, ये आप लोग याद रखिएगा। कहते हैं जहाँ से ये तकनीक ईजाद हुई है वो लोग दूर जा रहे हैं ईवीएम से। अमेरिका हैकर का दावा क्या है इसको हैक करने को लेकर। अमेरिका स्थित एक हैकर ने दावा किया कि साल 2014 के चुनाव में मशीनों को हैक किया गया था और इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने इन दावों का खंडन किया, लेकिन इन मशीनों में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर आशंकाएं जाहिर होती रहते हैं। और देखिए अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं।
नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिव कुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो कई बार आप देखते हैं इस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कैसे काम करती है ये मशीनें? तो मतदाताओं को वोट करने के लिए एक बटन दबाना होता है। मतदान अधिकारी भी एक बटन दबाकर मशीन बंद कर सकता है ताकि मतदान केंद्र पर हमला होने की स्थिति में जबरन डालने जाने वाले फर्जी मतों को रोका जा सके। मतदान से जुड़े रिकॉर्ड्स रखने वाली मशीन पर मोम की परत चढ़ी होती है। इसके साथ ही इसमें चुनाव आयोग की तरफ से आने वाली एक चिप और सीरियल नंबर भी होता है। एक लोकसभा सीट के लिए डाले गए मतों को महज 3 से 4 घंटों में गिना जा सकता है, जबकि बैलेट पेपर के दौरान इसी काम को करने के लिए 40 घंटों का समय लगता था। तो समय बच रहा है, आप देखिए। और इसके साथ ही मशीन फर्जी मतों को अलग कर देती है, जिससे ऐसे वोटों की गिनती में लगने वाले समय और खर्च में खासी कमी आई हुई है। इसीलिए आप देखते हैं ईवीएम की तारीफ भी की जाती है। इस विषय पर हुए शोध में सामने आया कि वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से चुनावी घोटालों और मानवीय गलतियों में कमी आई है, जिससे लोकतंत्र को फायदा हुआ है। और शोधार्थी शिशिर देवनाथ, मुदित कपूर और सामिका रवि ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर शोध करके वोटिंग मशीन के असर पर एक शोध पत्र पेश किया था। इन शोधार्थियों ने अपने शोध के दौरान पाया कि वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से चुनावी गड़बड़ी में कमी आई है और जिससे गरीबों को खुलकर मतदान करने में मदद मिली है। चुनाव ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हुए हैं। और इन शोधार्थियों को यह भी पता चला कि वोटिंग के चलते निवर्तमान चुनावी दलों के वोट शेयर में भी कमी आई है। अब आप बात आती है इसमें की हैकिंग की। सबसे बड़ी, क्या हैकिंग संभव है? क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? तो चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता आया है, लेकिन समय समय पर इन मशीनों को हैक करने की आशंकाएं सामने आती रही हैं। 8 साल पहले आप देखिए, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिक ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था। मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है, इसने कहा था। हालांकि भारत की आधिकारिक संस्थाओं ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि मशीन से छेड़छाड़ करना दूर है, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना ही मुश्किल है। वहीं आप देखिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ धीरज सिन्हा मानते हैं कि लाखों वोटिंग मशीनों को हैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा धन की जरूरत होगी। ऐसा करने के लिए इस काम में मशीन निर्माता और चुनाव कराने वाली संस्था का शामिल होना जरूरी है। और इसके लिए एक बहुत ही छोटे रिसीवर सर्किट और एक एंटीना को मशीन के साथ जोड़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इंसानी आँख से दिखाई नहीं देगा। और अगर आप देखें ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए अगर ये जुड़ने लगी तो हैक होना संभव हो भी सकता है। देखिए, और वह कहते हैं कि वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए, जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना होता है। चुनाव आयोग दावा है कि भारतीय वोटिंग मशीन में ऐसा कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। कम शब्दों में कहें तो इतने व्यापक स्तर पर हैकिंग करना लगभग नामुमकिन होगा। दुनिया की वोटिंग मशीन का हाल अगर हम देखें तो दुनिया में लगभग 33 देश किसी न किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को अपनाते हैं और उन मशीनों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे हैं। वेनेजुएला में आप देखिए, साल 2017 के चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या कथित रूप से असली संख्या से 10 लाख ज़्यादा निकली। हालांकि सरकार इसका खंडन भी करती है। अर्जेंटीना के राजनेताओं ने इसी साल मतों की गोपनीयता और नतीजों में छेड़छाड़ की आशंकाएं जताते हुए ई वोटिंग कराने की योजना से किनारा कर लिया था। इराक ने साल 2018 में हुए चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की खबरों के बाद मतों की आंशिक गिनती दोबारा करवाई थी। बीते साल दिसंबर में महीने में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ई वोटिंग से पहले मशीनों की टेस्टिंग न किए जाने की खबर सामने आने के बाद ई वोटिंग मशीन विवाद का विषय बनी थी। अमेरिका में वोटिंग मशीनों को लगभग 15 साल पहले इस्तेमाल में लाया गया था। तो ये भी आप देखते हैं। और इन चुनाव में मतों की गिनती करने वाली मशीनों में एक प्रोग्राम पाया गया जो दूर बैठे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को मशीन में फेरबदल करने की सुविधा देता है। और साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर डंकन वुएल इसी विषय पर शोध भी कर रहे हैं। और तकनीक और लोकतंत्र, तो डंकन वुएल ने बीबीसी की से बातचीत में कहा, मेरा मानना है कि हम चुनावी प्रक्रिया में तकनीक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। सॉफ्टवेयर ठीक ढंग से काम करें ये मुश्किल होता है, और वो भी तब जब मतों और मतदाताओं के बीच संबंध स्थापित ना किया जाना हो। ऐसे में इसकी पुष्टि करने का कोई सही तरीका नहीं है। ये चीज़ें अपेक्षा अनुसार काम करें। और आप देखिए, इन सब के बावजूद भारत में चुनाव को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए शायद सही दिशा में काम हो रहा है। 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी वोटिंग मशीनों में वीवीपैट मशीन, मतदान से जुड़ी रसीदें छापने वाली मशीन भी लगी होनी चाहिए। और इन मशीनों के
लगे होने पर जब एक मतदाता अपना मत डालता है तो मत दर्ज होते ही पेंटिंग मशीन से एक रसीद निकलती है, जिससे आप देखिए सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह दर्ज होता है। ये सूचना एक पारदर्शी स्क्रीन पर 7 सेकंड के लिए उपलब्ध रहती है। इसकी बात हो रही है, देखिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि हालांकि 7 सेकंड के बाद ये रसीद निकलकर एक सीलबंद डिब्बे में गिर जाती है। चुनाव आयोग ने यह भी फैसला किया कि विधानसभा चुनाव में मशीन से हासिल नतीजों का कुल मतदान केंद्रों में से 5% केंद्रों की मतदान रसीदों के आधार पर निकाले गए नतीजों से मिलान किया जाएगा, क्योंकि मतदान रसीदों की मदद से चुनावी नतीजों का आकलन आर्थिक और समय के लिहाज से बेहद खर्चीला होगा। और शोधार्थियों की ने इस मुद्दे पर जोखिम को कम करने वाले ऑडिट करने की पेशकश की है, जिससे भारतीय चुनावों के नतीजों को विश्वसनीयता हासिल हो सके। फिलहाल चुनाव आयोग के पूर्व प्रमुख एस वाई कुरैशी मानते हैं कि मतदान रसीदों की वजह से मतदाताओं और चुनावी दलों की शंकाएं खत्म होनी चाहिए। साल 2015 से सभी विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का प्रयोग हो रहा है। इन चुनाव में 1500 मशीनों से निकली रसीदों के चुनाव नतीजों का मशीनों से निकले चुनावी नतीजों से मिलान किया गया है। और एस वाई कुरैशी बताते हैं कि इन चुनावों में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब नतीजों में आप देखिए अंतर पाया गया हो। अभी भी आप देख रहे हैं कांग्रेस कर ही रही है, बाकी क्षेत्रीय दल कर ही रहे हैं। भाजपा ने 2009 में इसका विरोध किया था। तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन करी है, लेकिन वह इसका विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी, ये भी याद रखिए। और 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़, धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान भी चलाया था। और इस अभियान के तहत 2010 में भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा प्रवक्ता चुनावी मामलों के विशेषज्ञ GVL नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और भाजपा नेताओं ने किताबों में उठाए सवाल। इस किताब की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी और इसमें आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री उस समय की N चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित है। इतना ही नहीं, पुस्तक में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने भी बताया कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव ने किताब में की शुरुआत में लिखा कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया, या फिर उम्मीदवार को वो मत भी मिले जो कभी डाले ही नहीं गए। किताब का चौथा अध्याय ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा है। लेकिन मौजूदा विवाद के बाद इस मुद्दे पर GVL नरसिम्हा राव आप देखेंगे को कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। कि हालांकि वे जरूर कहते हैं कि ईवीएम का विरोध कर रही पार्टियों को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। GVL नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में 2010 में ही उस मामले का जिक्र भी विस्तार से किया है जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चरों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। तो इस प्रोजेक्ट में शामिल प्रोफेसर JLX हॉल्डरमैन ने BBC को इंटरव्यू में बताया था कि मोबाइल फ़ोन से संदेश भेजकर वे ईवीएम मशीन के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। होलसेल फ्रॉड संभव। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल पर जोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर यह आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटें पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है जो असंभव थी। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। और पत्रकार दिलीप मंडल कहते हैं कि जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया है वे आज चुप हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने इसका विरोध किया और दूसरे के विरोध को खारिज कर रहे हैं। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राणनाथ लेखी बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता ने 2004 में उठाया था। कांग्रेस ने भी उठाया सवाल इस पर। 2009 के आम चुनाव में जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त ओडिशा कांग्रेस के नेता JB पटनायक ने भी राज्य विधानसभा में बीजू जनता दल की जीत के बाद ईवीएम को ठहराया था। और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। कहा था कि बीजेपी की जीत की बजाय ईवीएम है। और लेकिन आप देखिए, ये कहना भी पूरी तरह सच नहीं है कि भारत में ईवीएम का विरोध वो भी नेता कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं जिन्होंने चुनाव में जोरदार कामयाबी हासिल की है। इससे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, इस पर मिला जुला सबकी प्रतिक्रिया है। और बहुत सारे लोग दावा करते हैं हैक करने की, लेकिन आप देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी करती रहती हैं।
चुनाव आयोग कहता है भैया ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आप में दम है तो आप आइए। फिर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने हमें वोटिंग मशीन नहीं दी कि हम हैक कर सकें या हम करवा सकें, उस पर चेक करवा सकें, टेस्टिंग करवा सकें। तो ये सब बातें होती रहती हैं।